नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। एक वक्त था जब जगह जगह नदियां, तालाब, नहर, कुएं दिखाई देते थे, लेकिन औद्योगिकरण की राह पर चल पड़ी अब इस नई दुनिया ने इस दृश्य को काफी हद तक बदल दिया है। तालाब, कुएं, नहर सूखते जा रहे हैं, नदियों का पानी दूषित होने के साथ ही कम होता जा रहा है, लोगों के बीच जल संकट गहराता जा रहा है। विश्व भर के लोगों को जल की महत्ता समझाने और लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। हमारी धरती के 71% हिस्से पर पानी है, लेकिन धरती पर मौजूद पूरे पानी का केवल 3% हिस्सा हमारे पीने के लायक है। हालात ऐसे हैं कि दुनिया के 10 में से 4 लोग पीने के पानी की कमी से जूझ रहे हैं। भारत में तो आधी आबादी को साफ पानी नहीं मिल रहा है। इसी तरह कहने को तो हमारी खेती भी बारिश पर निर्भर है, लेकिन अगर आज का सच ये है कि 40% खेती ग्राउंड वाटर से सींची जा रही है। नीति आयोग ने चेताया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे, नहीं बदले, तो 2030 तक 40% भारतीयों को पीने का पानी जो है वो नहीं मिलेगा। ऐसे में इस हालात से निपटने का तरीका क्या है? बड़ी बड़ी अगर सरकारी नीतियों को हम भूल जाएं तो रास्ता सिर्फ एक है, वो है बचत, यानी कि पानी की बचत। तो आज सवाल आपका में हम इसी पर करेंगे चर्चा। विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत बारिश के पानी को सुरक्षित रखने के इस अभियान को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर पानी के संकट पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। देश की वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि अभी से ही इसकी तरफ हम ध्यान देना शुरू करें। ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि अभियान किस तरीके से रहेगा और इस अभियान में क्या कुछ खास रहेगा। देखिए, 22 मार्च से लेकर 30 नवंबर तक ये अभियान चलेगा। बारिश के पानी को जमीन के नीचे जमा किया जा सकेगा। पानी के संरक्षण को लेकर के ये अभियान रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जल जमा करने में मदद मिलेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जमीन में पानी का स्तर बढ़ेगा, जमीन के अंदर मिट्टी में नमी का स्तर बढ़ेगा और जैसे ही मिट्टी में नमी का स्तर बढ़ेगा तो इसके साथ ही पानी खेती के लिए काफी ज्यादा कम खर्च होगा, जो कि बहुत ज्यादा खर्च होता है। नमी बढ़ने से खेती के लिए कम पानी खर्च होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस को हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है और इस साल की थीम है वैल्यूइंग वाटर, जिसका लक्ष्य है लोगों को पानी का महत्व समझाना। दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जहां पर लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा और फिर लोग गंदा पानी पीकर कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं। ऐसे में पानी के मूल्य को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज दुनिया के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर लोग अपनी आय का 50% हिस्सा पानी पर खर्च करते हैं। विश्व जल दिवस 2021 को लेकर जारी रिपोर्ट्स में संयुक्त राष्ट्र, ब्लूमबर्ग और वाटर एड ने अलग अलग देशों की कई रिपोर्ट्स जारी की हैं और इन रिपोर्ट्स में चेताया गया है कि अगर हम समय रहते नहीं चेते तो हमने पानी की व्यर्थ बर्बादी अगर नहीं रोकी तो ऐसी ही स्थिति हमारी भी हो सकती है। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि पापुआ न्यू गिनी के लोग अपनी वार्षिक आय का करीब 54% हिस्सा पानी पर खर्च करते हैं, क्योंकि वहां पर पेयजल की आपूर्ति, पेयजल की उपलब्धता जो है वो बहुत ज्यादा कम है। मेडागास्कर में यह स्थिति 45% है। इथोपिया के लोगों को पानी पर आय का 40% खर्च करना पड़ता है। गरीब देशों में शुमार कंबोडिया और घाना के लोग करीब 28% और 25% हिस्सा पानी पर खर्च करते हैं अपनी आय का। इसके अपेक्षा अगर भारत की बात की जाए तो फिलहाल स्थिति यहां पर बेहतर है, लेकिन भविष्य के लिए चिंता का सबब भी है। भारतीय लोग अपनी आय का मात्र 6% हिस्सा पानी पर खर्च करते हैं और शायद यही कारण है कि लोग पानी बचाने को लेकर फिक्रमंद कुछ कम नजर आते हैं। देखिए, पानी का कारोबार भी कई देशों में चलता है। सबसे पहले वो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं किन किन देशों में पानी का कारोबार चलता है। देखिए, अगले 4 साल यानी कि 2025 तक करीब 22,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। नॉर्वे के ओस्लो में बोतल बंद पानी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा। यहां पर पानी पर्यटन के लिहाज से दुनिया के 120 शहरों से करीब 3 गुना महंगा पानी मिलता है। इसके बाद तेल अवीव, न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम,
हेलसिंकी, लॉस एंजल्स, फिनिक्स और सैन फ्रांसिस्को है जहां पर पानी का कारोबार चलता है। ये बहुत ज्यादा समझने की बात है। अब पानी को कैसे आप बचा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी बातें हैं जिनको लेकर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, आपको सजग रहने की जरूरत है, जिसके जरिए आप अपने घर में, अपने दफ्तर में बैठकर पानी का संरक्षण कर सकते हैं। देखिए ग्राफिक्स। अपने घर और ऑफिस में ज्यादा बहाव वाले फ्लश टैंक को कम बहाव वाले फ्लश टैंक में बदलें। नल या पाइप लीक होने की स्थिति में उसे तुरंत ठीक करवाएं। किसी भी तरीके की कोताही ना बरतें। गाड़ी धोते समय पाइप के बजाय बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। ऐसे आप पानी का संरक्षण कर सकते हैं। नहाते समय शावर लेने के बजाय आप बाल्टी या मग का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय, सिंक में बर्तन धोते समय नल आप तभी चलाएं जब जरूरत हो। बेवजह उसको चलाने से बचें। सार्वजनिक जगहों पर नल खराब दिखे तो तुरंत विभाग को सूचित करें। आरओ मशीन के वेस्ट पाइप से निकलने वाले पानी को बाल्टी में इकट्ठा करके उसे किसी काम में प्रयोग करें। सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं। सब्जियों फलों को रनिंग वाटर के बजाय बर्तन के पानी से धोएं, बर्तन में पानी डालकर। जब ज्यादा कपड़े हों तभी वॉशिंग मशीन का यूज करें। कम लोड अगर होता है वॉशिंग मशीन में तो ज्यादा पानी की वेस्टेज होती है। घर और दफ्तर में अपने सभी नलों को बंद रखें। तो देखिए, अब सबसे पहले सवाल जो आज सवाल आपका में हम पूछेंगे अपने मेहमानों से। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और उनसे सवाल करेंगे। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल ये कि जल संकट की प्रमुख वजह क्या है, क्यों आखिर जल संकट गहराता जा रहा है, जल संरक्षण के लिए क्या फैसले लिए जाने की जरूरत है, जलवायु परिवर्तन से कितनी बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं आने वाले समय में, इसके अलावा जो भूजल का स्तर गिरता जा रहा है वो कितना ज्यादा चिंताजनक हो सकता है, कैच द रेन अभियान से कितना असर होगा, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि 1 साल तक ये अभियान चलने वाला है। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब आप एक्सपर्ट से ले सकते हैं। पानी की वेस्टेज को लेकर आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप वो कॉल करके इन नंबर्स पर पूछ सकते हैं। जल संरक्षण को लेकर अगर आपकी कुछ राय है, किस तरीके से हम जल संरक्षण कर सकते हैं, तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं। दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। जियोफिजिसिस्ट हैं प्रोफेसर भगवान सिंह, जल स्टार रमेश गोयल सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भगवान सिंह, सीधा सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्या मानते हैं सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों आखिर पानी की इतनी वेस्टेज हो रही है, भूजल स्तर इतना ज्यादा गिरता जा रहा है, आने वाले समय में किस तरीके से इसे चुनौती के रूप में आप देखते हैं? मेरा ये मानना है कि देखो, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं तो जिस तरह से हमारा जनसंख्या का जो एक्सप्लोजन हुआ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, उसके साथ साथ में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है आपका और अर्बनाइजेशन है, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रही हैं आपके वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। हमारी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्लोबली बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ में हमारे जो रिचार्ज के ओपन सरफेस थे जी, उनको धीरे धीरे कंक्रीटाइज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होना था वो कम होता है। इसके साथ में जो हमारा अर्बनाइजेशन है वो बड़ा फास्ट तरीके से बढ़ रहा है। तो इन सब के लिए हमें पानी की जरूरत होती है, जो समय के हिसाब से एक रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ी है और उस हिसाब से रिचार्ज नहीं हुआ है, पहली बात जी। दूसरी बात, अगर हम नॉर्थ वेस्ट हरियाणा की बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, जिसमें चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, वेस्टर्न यूपी की बात करें, तो जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका एक बहुत अच्छा पहलू है, जिसके तहत हमने जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको बहुत अच्छा बढ़ाया था। लेकिन उसका जो, अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, खास तौर पर भूमिगत जल को लेके, तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा, मतलब भूमिगत जल को लेके बहुत बड़ा अभिशाप अगर वर्ड यूज करूँ तो वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है उसमें हमने ना केवल अभी, चाहे आप व्हीट की बात करते हो, पैडी की बात करते हो, साथ में हम जो इंटरमीडिएट क्रॉप भी बीच में लेते हैं, तो उन सारों ने जो हमारा भूजल दोहन है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया है। अगर मैं हरियाणा का उदाहरण लूं, जब हरियाणा बना था 1966 में, उस समय केवल 25,000 ट्यूबवेल हमारे पास थे, और अगर मैं 2017-18 की हरियाणा स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट की बात करूं तो हमारे पास में करीब करीब 8,43,000 यूनिट्स हैं जो आपकी ट्यूबवेल्स हैं। इसमें आपके जो इलेक्ट्रिक वेल्स भी हैं और डीजल पंप सेट्स भी हैं। तो अगर आप देखेंगे कि लगातार हमारा जो पानी का दोहन है वो इस गति से बढ़ रहा है जिसकी कि हमें मतलब जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ में एक और बड़ी बात है, पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं, हमारा जो एग्रीकल्चर एफिशिएंसी है,
हमारी जो इरिगेशन की एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में है जी। वो 35% है। मतलब हमें पानी की जरूरत 35 लीटर की है, लेकिन हम 100 लीटर पानी यूज कर रहे हैं। हम्म। इससे पहले अगर मैं छोटी सी बात बताऊं, उसके बाद में हम शायद इस पर्सपेक्टिव को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे कि जो पूरा पानी हम यूज करते हैं उसमें से करीब 69% पानी हम्म। हम खेती में यूज कर रहे हैं और 23% इंडस्ट्री में यूज हो रहा है और करीब 8% पानी ऐसा है जो हाउस होल्ड में यूज हो रहा है। जी। तो अगर आप ओवर द सेक्टर बात करेंगे तो ये तो ठीक है कि अगर हम जिस सेक्टर में भी जितना पानी बचा सके वो अच्छी बात है, जी। लेकिन जो कृषि है उसके अंदर हमारी जो सिंचाई की जो एफिशिएंसी है वो कुल 35% है। और हमारा जो नेशनल वाटर मिशन है उसके तहत हम सोच रहे हैं कि 2035 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि इसको 20% बढ़ा के हम 55% पर ले जाएं। और इस तो आप सेक्टर समझ पर सकते हैं ज्यादा कि ध्यान देने की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि सबसे ज्यादा पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए ही किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है भारत में। जी जी। और इसके साथ साथ में मतलब सिंचाई के लिए किया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में जो हमारी एफिशिएंसी है जी। वो हमारे लिए एक बड़ा मतलब अलग तरह का इम्पैक्ट हमारे ऊपर डाल रही है। जी। हमें 35 लीटर पानी की जरूरत है लेकिन हम 100 लीटर पानी यूज कर रहे बिल्कुल, हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तो कहीं बात ना आप कहीं कह रहे हैं। इसी के साथ मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, पेड़ों को काटना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज पानी की कमी से कई देश जूझ रहे हैं और हो सकता है भविष्य में ऐसी स्थिति भारत में हो जाए और भगवान ना करे ऐसी स्थिति भारत में हो, क्योंकि इसीलिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि दर्शकों तक इस संदेश को हम पहुंचा सकें। देखिए, आपने चेन्नई का उदाहरण लें 2019 का, बेंगलोर का उदाहरण लें जब आईटी कंपनीज ने अपने प्रोफेशनल्स को, एम्प्लॉइज को घर से काम करने के लिए कहा था, तो आप सोच सकते हैं कि नेशनल वाटर मिशन जो है वो भी ये कहता है कि भाई आने वाले 2022 तक करीब करीब 20 से 22 शहर ऐसे होंगे इंडिया के अंदर जिनमें भूमिगत जल खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे, लेकिन उनका जो एक्सट्रैक्शन है वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन है इन्होंने तो एक इफेक्ट डाला ही डाला है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे जो वन क्षेत्र हैं उनमें जो लगातार जो क्षरण हो रहा है उसमें कमी हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और आप देख रहे होंगे कि ये धीरे धीरे हमें एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जिसमें हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रेनफॉल बहुत ज्यादा कम हो गया है, लेकिन उसका कारण ये है कि जो रेनफॉल है वो एरेटिक हो गया है। आपकी जो बरसात है वो एरेटिक हो गई है, लंबे टाइम तक बरसात नहीं होगी, फिर छोटे से समय में बहुत ज्यादा बरसात हो जाएगी। तो जिससे जो खेती को फायदा मिलना चाहिए था ना तो वो मिल पा रहा है और ना हम उसका जो स्टोरेज करने की बात करते हैं। जैसे अभी हरियाणा सरकार ने ये जो शुरू किया है कि हमारा जो बरसात का पानी है उसकी बूंद बूंद हम सहेज सकें, उसको यूज कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं लौटती हूँ आपके पास, दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। भिवानी से राजपाल है। राजपाल जी, स्वागत है आपका। संपर्क उनसे टूट गया। भगवान सिंह जी, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। रमेश जी, अगला सवाल आपसे रहेगा क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए भी मैंने दर्शकों को ये बताने की कोशिश की है, संदेश देने की कोशिश की है कि कैसे आप अपने घर और दफ्तर से ही शुरुआत करके छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर जल संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कहावत मैं कहना चाहूंगी, बूंद बूंद अगर हम सहेजते हैं तो उससे सागर भरता है। अगर अक्षरशः इस कहावत को सत्य मान लिया जाए तो मुझे लगता है इन छोटी छोटी कोशिशों के माध्यम से बड़ा समाधान निकल सकता है। मैं पिछले अनेक दिनों से, जब से कैच दी रेन अभियान सरकार ने चलाया है, अनेक जगह इस बात को बता चुका हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े भवनों में लगता है। आम आदमी क्या करे, तो उस आम आदमी की जो विषय है उसमें ये कि हम अपनी छत को साफ करें जी। वो जो पाइप से पानी नीचे आ रहा है उस पानी को इकट्ठा करें, बड़े ड्रम लगाएं, ये बड़ी जो पानी की टंकी स्टोरेज के लिए होती हैं वो लगाएं, उनमें पानी इकट्ठा करें। और इससे वो जो पानी इकट्ठा हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा, ये मान के चले कि हमने उतना पानी निर्माण कर लिया जी। क्योंकि पानी किसी मिल या फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, केवल वर्षा जल उसका साधन है। उसके अलावा और भी छोटे लेवल पे मैं ये बताता हूँ कि जब बरसात का मौसम हो, हम अपने घर के बर्तन, बड़े बर्तन, टब, बाल्टी, टोकनी, घड़ा, जो कुछ रख सकते हो वो खुले में रख दें।
उसमें बूंद बूंद से घट बरतने वाली बात होगी जी। और वो बर्तन भर जाएंगे। उसमें जितना पानी हमने इकट्ठा कर लिया उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना, कोई खर्चा नहीं करना। तो वो पानी जितना हम एकत्रित कर लेंगे उतना ही पानी हमें वाटर वर्क्स की सप्लाई का कम मान लाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो पानी जो वहां बच जाएगा वो पानी भी हमने बचा लिया, पानी का निर्माण कर। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजों से ही पानी का संरक्षण किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें। लौटती हूँ आपके पास, दर्शक जुड़ गए राजपाल भिवानी से। राजपाल जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी राजपाल जी। हेलो। हाँ जी बताइए। गांव में ये जी प्रॉब्लम है, ये नल वाली। गांव में नल खुले चल रहे रहते हैं, टूटी नहीं लगती जी। बिल्कुल। और अगर सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी दिक्कत है तो मुझे लगता है राजपाल जी विभाग को सूचित करने की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द जल संरक्षण किया जा सके। और अगर घरों में दिक्कत है तो लोगों को समझने की जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सुमेरचंद सोनीपत से जुड़ गए हैं। सुमेरचंद जी, स्वागत है आपका। हाँ, जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, मैं 87 साल का हूँ। अगर मुझे कहीं नल कहीं चलता मिले तो मैं उसको बंद करे बगैर आगे नहीं जाता। और मैं ये सुझाव देता हूँ कि फ्री पानी नहीं दिया जाए, चाहे उसका थोड़े से थोड़ा मूल्य हो। गाँव की बात है, वो पंचायत के जिम्मे लगाओ, पंचायत से पैसे ले लो। और वो गलियों में बह करके जाता है और लोग कोई परवाह नहीं करता, कति परवाह फ्री चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी, उनकी एक चट्टी है और हमने आदत बना रखी है कि जो एक पहले जाएगा एक बाद में जाएगा। जो बाद में जाएगा ना वो पानी की टंकी चलाएगा ताकि पानी बचे जी। और कुछ भी हो चाहे पानी बर्बाद किसी तरह नहीं हो। लेकिन बातें ही हैं, गप्पे मारते हैं, कोई भी है। प्रधानमंत्री के दफ्तर के आगे यूं ही नल चले जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री का दफ्तर रेजिडेंस है, उसके पास नल को मैंने खुद बंद किया है, कोई फर्क नहीं करता। ठीक है तो इस सर, बहुत अच्छा मैसेज आप इस मंच के जरिए पहुंचा रहे हैं कि जहां पर भी आप पानी की वेस्टेज देखें उसको वेस्ट मत होने दें, नल को बंद करें। बहुत अच्छा मैसेज है और सबको इस पर अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। भगवान सिंह जी, अगला प्रश्न आपका रुख करते हुए, देखिए, चाहे हरियाणा और पंजाब की बात करें एसवाईएल के मुद्दे को लेकर, चाहे कावेरी नदी के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु का झगड़ा हो, ब्रह्मपुत्र नदी के लिए बेशक भारत, चीन और बांग्लादेश का टकराव हो, मुद्दा एक है पानी का। ऐसे में क्या लगता है आपको, अगर ऐसी स्थिति रहती है तो क्या पेयजल दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है क्या? पूजा जी, मैं पिछले 2 दिन से हमने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल ऑनलाइन सिंपोजियम आयोजित किया था जी। और उसका थीम था वैल्यूइंग वाटर, ग्राउंड वाटर सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसमें ना केवल भारत से अलग अलग इंस्टीट्यूट से, लेकिन नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से और अमेरिका से वैज्ञानिक उसमें शामिल हुए थे। और पिछले 2 दिन से हम लगातार उसके ऊपर डेलिब्रेट कर रहे थे। आज दोपहर बाद ही वो प्रोग्राम खत्म हुआ है, जिसमें हमारे जो वाइस चांसलर हैं सोमनाथ सचदेवा जी, उन्होंने उस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। और जो राजेंद्र सिंह जी हैं वाटरमैन, जल पुरुष, वो उस प्रोग्राम में जो 20 भाषण है वो उनका हुआ था। तो मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जो 2 दिन में हमने जो समस्याएं डिस्कस की हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो इस समस्या से जूझ रहा है। आप नेपाल की बात करें, आप भूटान की बात करें, आप बांग्लादेश की बात करें, आप श्रीलंका की बात करें, अभी मैं साउथ एशियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं, या फिर आप अमेरिका की और यूरोप की बात करें। हम अपने आप को फिर भी साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं इनमें थोड़ा सा हमारी रेजिलियंस ज्यादा है, चाहे वो भूमिगत जल को लेके हो, चाहे ओवरऑल हमारी सस्टेनेबिलिटी को लेकर हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खासतौर पर जब हम अमेरिका की बात करते हैं और जब हम दूसरे यूरोप की बात करते हैं, तो वहां पे ये समस्याएं कुछ ऐसी हैं जिनके लिए लगातार, खासतौर पर जो पानी का जो पीने का पानी है उसके लिए समस्या जरूर खड़ी होगी। जो अभी हमारे साथी हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और कई ऐसे पॉइंट्स दिए उन्होंने। इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि देखो, अभी भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है
उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है। जी। हम जब तक हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे अभी पीछे जो प्रोग्राम शुरू हुआ था मेरा पानी मेरी विरासत, जी। हालांकि बहुत ज्यादा हेडवे अभी उसका प्रभाव मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हमें किसानों को किसी न किसी तरह से जागृत करना पड़ेगा कि ये भाई हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी विरासत है। तो हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम ये जो भूमिगत जल है इसको हम एक प्रूडेंट तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करें, और हमारी जैसे किसानों को ज्यादातर है कि उनकी इनकम एडवर्सली ना इफेक्ट हो, तो हमें कुछ इस तरह के तरीके इजाद करने पड़ेंगे, खासतौर पर हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं कि फार्मर की कृषि जो इनकम है उसको इफेक्ट किए बिना उनको इस तरह का डाइवर्सिफाई कर पाए कि पानी की, जैसे मेज की बात करते हैं, करीब 5000, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 5000 लीटर पानी लगता है 1 किलो राइस ग्रो करने में, जबकि मेज के लिए आपको वही 600 से 900 लीटर पानी लगता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें भूमिगत स्तर पर लाना पड़ेगा। एक और बात मैं आपको कहना मैं लौट रही हूँ आपके पास सर, आपके पास वापस लौट के एक दर्शक है, उनका सवाल ले लेते हैं साथ में। रोहतक से है राजकुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। हाँ जी नमस्कार। जल ही तो जीवन है, सबका प्राण आधार, हो सके तो अपने से ही इसका करें सुधार, जाने अनजाने जल ना कभी व्यर्थ बहाओ, कुदरत का अनमोल है तोहफा, इसे बचाओ। थैंक यू मैडम जी। बहुत अच्छे शब्दों के माध्यम से, कविता के माध्यम से आपने एक संदेश पहुंचाया इस मंच के जरिए, बहुत शुक्रिया आपका। वापस लौटती हूँ आपके पास भगवान सिंह जी, लेकिन रमेश जी से एक सवाल करते हुए। रमेश जी देखिए, भू संसाधन के इस्तेमाल को लेकर अभी कोई ऐसा स्पष्ट रूप से कोई कानूनी ढांचा है नहीं। आपको क्या लगता है, जल संरक्षण के लिए क्या तत्काल ऐसे कानूनी ढांचे की जरूरत है? वास्तव में ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगने चाहिए वो लग नहीं रहे। एक व्यक्ति जब कोई मकान बनाने नींव रखता है उससे पहले सबमर्सिबल पंप लगाता है, यानी वो भूजल दोहन शुरू कर देता है। उसके लिए जब जरूरी है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए, वो अपनी कोठी पे 2, 4, 5 करोड़ रुपए खर्च देता है, लेकिन उसके लिए जो 10-20 हजार रुपए लगने हैं वो नहीं खर्चता। और इसमें अधिकारी भी उतने ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो थोड़े से पैसे लेके उन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देते हैं बिना इस बात को चेक करे। तो जो टोटल वर्षा का पानी है उसका 8% मात्र भूमिगत हो रहा है। यदि वो प्रतिशत बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से जो जल स्तर गिरता जा रहा है वो कम हो जाएगा। और इसके लिए यहाँ तक है कि जो सरकारी भवन है वहां भी ऐसे बहुत स्थान है जिनमें ये नहीं लगे हुए। तो जब ये सिस्टम इस प्रकार से नहीं लग रहे, यदि हम दिल्ली की स्थिति को देखें तो लाखों सबमर्सिबल पंप लगे हैं, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हजारों में भी नहीं है, शायद सैकड़ों में ही होंगे। तो ऐसी जो स्थिति है उसमें सख्ती की जानी चाहिए। ठीक है। और जो लोग कानूनी तौर पर भी सख्ती होनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस भी होनी चाहिए, दोनों चीजों पर काम करने की जरूरत है। आपके पास वापस लौटती हूँ गोयल साहब। भगवान सिंह जी से अगला सवाल मेरा रहेगा। भगवान सिंह जी देखिए, अगर एक घर में एक नल से 60 बूंदे पानी 1 मिनट में निकलता है, तो अगर कैलकुलेशन की जाए तो 21 लीटर पानी हर रोज बर्बाद होता है एक घर से। तो बर्बादी का आलम आप देखिए। ऐसे में आपको क्या लगता है जो कैच द रेन अभियान लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, कितना असरदार वो रहेगा, कितना जल संरक्षण को लेकर प्रभावशाली रहेगा? पूजा जी, अगर मैं नटसेल में बात करूं तो देखो, कोई भी एक अभियान हमारे पूरे जल संकट को दूर नहीं कर सकता। रमेश जी ने जो बात कही है वो बहुत ही गंभीर बात है कि हुड्डा के हरियाणा में जितने भी प्लॉट्स हैं, 200 स्क्वायर यार्ड से बड़ा कोई भी प्लॉट है, कोई भी मकान है, उसके लिए ये एक मैंडेटरी है कि उनके पास में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो है भी। लेकिन अगर आप जाकर देखेंगे कि वो वाकई काम कर रहा है कि नहीं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 95% से ज्यादा आपको डिफंक्ट मिलेंगे। ये जो सिचुएशन है, मुझे लगता है इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म एग्जिस्ट करती है, मैकेनिज्म है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना ये अभी तक नहीं हो पा रहा है।
तो मुझे ये लगता है कि इसको बिल्कुल। हमें आम लोगों को जागरूक करके मैं उनको साथ में लेकर ये भी कहना चाहूंगी, कुछ ऐसे वाटर वॉरियर्स जिनको नाम दिया गया है, जो इंडिविजुअल लेवल पर जल संरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई की रहने वाली 75 साल की अमला रुइया, मैग्सेसे से सम्मानित राजेंद्र सिंह है, मेरठ की रहने वाली हैं एक अदिति चंद्रा, 85 साल के आबिद सुरती हैं और कर्नाटक के अयप्पा मसागी हैं, जो जल संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और इनके नाम काफी बार चर्चा में भी रहते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर कोशिश करते हैं। मुझे लगता है हम सबको इंडिविजुअल लेवल पर मिलकर कोशिश करनी चाहिए, तभी हम जल संरक्षण कर पाएंगे। समय की कमी है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जब जमीन पर पानी सूखता है तो उम्मीद आसमान की तरफ ताकती है। हर साल मौसम विभाग मॉनसून के सामान्य रहने का अनुमान लगाता है, मगर सामान्य बारिश औसत आंकड़ों में ही होती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ सालों से बारिश का ट्रेंड बदल रहा है और यही कारण है कि कहीं तेज बारिश बाढ़ लाती है, तो कुछ घंटों में सर्वाधिक वर्षा के रिकॉर्ड तोड़ती है, तो कहीं हर साल बढ़ने वाला सूखा हलक सुखाता है। जल है तो कल है। आप कल्पना कीजिए, अगर एक दिन हमें बिना पानी के रहना पड़ जाए तो क्या हालात होंगे। सब काम रुक जाएंगे। पानी के बिना जिंदगी हो ही नहीं सकती। ऐसे में जल संरक्षण कितना ज्यादा जरूरी है, इस बात को आप सब समझते हैं, ताकि भविष्य में पानी का संकट ना हो। तो आज ही से संकल्प लें कि अपने अपने घर से, अपने अपने दफ्तर से आप शुरुआत करेंगे और जल संरक्षण की कोशिश करेंगे। सवाल आपका, मैं मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।